of chlorophyll A molecule, electron eject, and then primary electron acceptor, that is called as pheophytin. Pheophytin के बाद then PQ, PQ के बाद cytochrome BF complex, cytochrome BF complex के बाद PC, PC के बाद PS1, and from PS1 again जैसे आपको पता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD यानी फेराडॉक्सिन, फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है NADP होता है, दैट इज रिड्यूस टू NADPH। इस सीक्वेंस को हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो की सीक्वेंस को हम कहेंगे लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक। जैसे नॉन साइक्लिक STB में लीनियर भी लिखा हुआ है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजेक्ट हुए थे, PS2 से जो इजेक्ट हुआ था, उसका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP है। इस तरह से NADPH रिड्यूस हुआ। इसी तरह से एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, जिसमें आपने देखा PS2 से जैसे इलेक्ट्रॉन तो फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP था। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए थे, वो देन जो है एक्साइट होने के बाद जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन FD के बाद देन जैसे आपको पता है कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, एंड देन जो है लाइक PC, और PC के बाद वापस जो PS1 की तरफ आता है, इसे हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्यों है, जैसे हमने कल जैसे नोट किया था, जैसे अगर ATP और NADPH इनकी जो बैलेंस रखना है कि कॉन्टेंट्स अगर ऐसे ना हो कि NADPH ज्यादा हो जाए, तो उसको बैलेंस रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन आगे जो है NADP की तरफ नहीं जाएंगे, ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, जिससे कीमियो ऑस्मोसिस मैकेनिज्म के जरिए ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस स्कीम को कहते हैं जेड स्कीम। जैसे ये जो जैसे एक फिगर जैसे जेड लाइक जैसे बनती है, जिगजैग मैनर में जैसे इलेक्ट्रॉन की फ्लो हुई है, इसे हम कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। और इसी तरह से एक इनकी जैसे बाय द वे एक छोटी सी एक जैसे इलस्ट्रेशन जैसे वीडियो की सूरत में है, जैसे अगर आप थोड़ा देखना चाहे, थोड़ी तवज्जो की जरूरत होगी। जैसे सबसे पहले फोटॉन, ये PS2 है, दिस वन इज कॉल्ड PS2, 680 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद PS1 में जाए, साइमल्टेनियसली PS1 में भी जैसे फोटॉन हिट किए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जैसे फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP रिड्यूस टू NADPH। इसी तरह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जैसे उसकी स्प्लिट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जो है PS2 को दे देते हैं। और ये इस तरह की जो पैटर्न में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हम कहते हैं जेड स्कीम कहेंगे। दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम, इसे जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है, अगेन जैसे PS2 फोटॉन, और देन जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का पेयर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड देन टुवर्ड्स PS1। साइमल्टेनियसली PS1 में भी जैसे फोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, देन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन NADP NADPH। इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसकी भी फोटोलाइसिस वाटर के जरिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिड्यूस करेंगे, किसको, वो रिड्यूस करेंगे PS2 के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसी तरह से अगेन जैसे देखें दोबारा से जेड स्कीम है, ताकि आप थोड़ा सा देख लें जेड स्कीम के बारे में। एनालॉजी एक बनाई गई कि इसमें क्या सिमिलरिटी है इस तरह से। ठीक है, ये इसका मतलब है फोटॉन है। ठीक है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये PS1 है, उनमें इलेक्ट्रॉन गए। इसी तरह से PS1 के जो है फोटॉन, एंड देन अगेन जैसे जैसे फोटॉन के बाद ये इलेक्ट्रॉन और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP रिड्यूस टू NADP। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट से भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेंगे PS2 के अंदर जो मौजूद है। ये आपको जो है कह रहे हैं, आप टेक्निकल टीम को आपको ये शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जेड स्कीम देंगे। तो जेड स्कीम के बाद अब हम आते हैं वापस, जिससे आपको पता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर ओवरऑल क्या बना, हमारे पास क्या मिला, NADPH मिला, ATP भी मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी बनती है। बट एक जैसे पॉइंट अभी रहती है, जैसे
कि एटीपी बनने का अमल कैसे होगा। जैसे एनएडीपीएच तो हमने पढ़ लिया, अब एटीपी कैसे बनेंगे। एटीपी के हवाले से अगर आप थोड़ी सी इस इलस्ट्रेशन को गौर से देखेंगे कि जिस तरह से स्ट्रोमा से जो है स्ट्रोमा पोर्शन है, स्ट्रोमा पोर्शन से जो प्रोटॉन जो है ये ल्यूमन है, थाइलेक्वाइड की ल्यूमन की तरफ आएंगे, थाइलेक्वाइड की ल्यूमन की तरफ आएंगे, और ल्यूमन में आने के बाद जैसे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक स्ट्रोमा से जो ये प्रोटॉन पंप के जरिए जो है आएंगे थाइलेक्वाइड के ल्यूमन में। प्लस में आपने ये भी देखा कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट की वजह से भी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से भी प्रोटॉन बनते हैं। तो इसी तरह से थाइलेक्वाइड के ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, यानी जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन बन जाती है। तो यू नो वेरी वेल कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वहां पे भी जैसे एक एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेम है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। जैसे लेबल पार्ट एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, 3 प्रोटॉन्स जब इसमें पास होंगे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहाँ से, फ्रॉम थाइलेक्वाइड ल्यूमन टू वापस अगेन स्ट्रोमा की तरफ, थाइलेक्वाइड ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा की तरफ ये 3 प्रोटॉन जब पास होंगे तो उसमें उसकी एनर्जी से एडीपी प्लस पी एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। और इस एटीपी बनने के अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओवरऑल जैसे कीमियो ऑस्मोसिस ही है, बट फोटोफॉस्फोरिलेशन वाई, फोटो लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई जिसमें प्रोटॉन भी बनते हैं। हालांकि जैसे प्रोटॉन पंप के जरिए भी थाइलेक्वाइड के जो ल्यूमन है उसके अंदर भी जैसे प्रोटॉन आते हैं, बट ये जो प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट की वजह से भी प्रोटॉन बनते हैं। जैसे सनलाइट की जो है रीजन की वजह से इसमें हम जो टर्म इस्तेमाल किया है फोटो फास्फोरिलेशन, तो यानी ये सब फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी का रोल होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल की भी स्प्लिट हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। तो इस वजह से हम कहेंगे फोटो फास्फोरिलेशन, जिसमें 3 प्रोटॉन जैसे पास होंगे और उसमें उसकी जो एनर्जी से, प्रोटॉन की एनर्जी से एडीपी प्लस पी। जैसे आपको ये चीज और भी आप जैसे देख लें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे हमने एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जिसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। F0 पार्ट कौन सा होता है, F0 पार्ट जो है थाइलेक्वाइड की जैसे मेम्ब्रेन में, ये पार्ट जो है ना F0 पार्ट है। F1 पार्ट जो है राउंडेड जैसे पार्ट था, राउंडेड पार्ट जो हेड लाइक जो पार्ट है उसमें जैसे एटीपी मॉलिक्यूल जो बनते हैं वही सेम अरेंजमेंट है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में। F0 F1 वाले एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जैसे इस एटीपी बनने के अमल को हम क्या कहेंगे, एटीपी बनने के अमल को हम कहेंगे ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड कीमियोस्मोसिस, और ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो अब लाइट रिएक्शन को अब थोड़ा सा हम समराइज करें। लाइट रिएक्शन में एक NADPH मॉलिक्यूल बने, ये NADPH स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है, ये स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। इसी तरह से आप जैसे देखें ATP भी बने, ये भी ATP मॉलिक्यूल भी, सॉरी NADPH जो है ये थाइलेक्वाइड, और ये जो इनके बनने का अमल जैसे यकीनन अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा पार्ट है, और ATP भी जैसे ये दोनों अब ये किस में यूज होंगे, कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। बोथ ATP मॉलिक्यूल भी यूज होंगे एज वेल एज NADPH कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन को यूज कर इसमें जो ड्राइव करने के लिए यूज होंगे, जिसमें ATP मॉलिक्यूल एज वेल एज NADPH मॉलिक्यूल जो यूज होंगे। कैसे होंगे ये जो हम कैल्विन साइकिल थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये कैल्विन साइकिल के अंदर दोनों हाई एनर्जाइज्ड ATP और NADPH का रोल होता है। जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डार्क रिएक्शन की। जैसे कि आपको पता है कि डार्क रिएक्शन है, इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। इनको इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि जस्ट ATP और NADPH मिले, ATP और NADPH मिले, देन ये जो है कैल्विन साइकिल ड्राइव होगा, अदरवाइज कैल्विन साइकिल ड्राइव नहीं होगा। कैल्विन साइकिल नाइट टाइम में भी हो सकता है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, वो NADPH और ATP मॉलिक्यूल चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ जैसे सनलाइट है या नहीं, उससे ये ताल्लुक, उनका रिलेशनशिप नहीं है। इनको 2 चीजें चाहिए, ATP और NADPH चाहिए, तो यानी ये डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल होता रहेगा। NADPH और ATP मॉलिक्यूल की जरूरत होगी तो कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए। इस वजह से इसे कहते हैं लाइट
इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट यानी लाइट की जरूरत नहीं है, जो सनलाइट की जरूरत नहीं है, जस्ट एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए तो ये केल्विन साइकिल ड्राइव होगा, एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए। ठीक है, तो अब हम जैसे नेक्स्ट जो कल के हवाले से जो पॉइंट्स थी, ये एनटीबी के 83 पेज पे जो हम चल रहे थे वही पॉइंट है। एनटीबी में 83, इन दिस वे एनर्जी फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन in thylakoid inner space. Proton gradient activates enzyme in the thylakoid membrane called ATP synthase, and not only moved the proton back into the stroma but also catalyzes the reaction in which ADP plus P are combined to form ATP, और इस अमल को हम कहेंगे फास्फोरिलेशन कहेंगे। जो थोड़ी देर पहले अपने इलस्ट्रेशन देखी है वही 83 पेज की जो पॉइंट्स हैं, यही 83 पेज की पॉइंट्स है जो अभी यहाँ पे जो बात हो रही है कि यानी एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ किसमें, थाइलेकोइड के ल्यूमन में। प्रोटॉन स्ट्रोमा से थाइलेकोइड की तरफ आए प्रोटॉन पंप्स की मदद से, इसी तरह से जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई तब भी प्रोटॉन बने, तो ये प्रोटॉन के हायर ग्रेडियंट पैदा हुआ, और 3 प्रोटॉन्स जब इसमें एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से पास होंगे तो उसकी वजह से एटीपी प्लस पी और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। इस एटीपी बनने के अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन देंगे। तो होपफुली आपने ये इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो केल्विन साइकिल का होगा। हम ये सारी पॉइंट्स कल हमने जैसे पढ़ ली थी, केल्विन साइकिल की तरफ आते हैं। साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या जिससे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन कहेंगे, यानी जिसमें लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। लाइट तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन उसमें जरूरत थी, एटीपी और एनएडीपीएच बने, यही अब मॉलिक्यूल जो है डार्क रिएक्शन को, या जिससे सिंपल वर्ड्स में हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, बट आप जैसे देखें लाइट इंडिपेंडेंट यानी लाइट की जरूरत नहीं, ऐसी जरूरी नहीं कि डार्क में हो, इसमें लाइट इंडिपेंडेंट है यानी लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट the light dependent phase, light independent phase जिससे dark reaction कहते हैं, takes place its name from the fact that light is not directly required for these reaction to take place। simple point है, नहीं जरूरत है। this phase requires availability of NADPH and ATP। इनको क्या चाहिए, NADPH और ATP चाहिए। the production of light reaction थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों जो लाइट रिएक्शन के जरिए बनेंगे। और इनपुट किसकी चाहिए, इनपुट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए। जैसे आपको एक डायग्राम यकीनन याद होगी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर से जैसे आपने पढ़ा कि बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बनता है, ये केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन के दौरान जो चाहिए बनता है। तो यानी CO2 की जो इनपुट होगी केल्विन साइकिल में, और NADPH और ATP ये मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन के दौरान ये बनेंगे, ये इस केल्विन साइकिल को ड्राइव करेंगे। In this phase, photosynthesis NADPH is used to reduce the carbon dioxide। NADPH का रोल जो मेन फंक्शन या रोल जो अगर सवाल आ जाए तो उसका है कि रिड्यूस करेगा CO2 को, और उसकी वजह से एक G3P मॉलिक्यूल बनता है, G3P मॉलिक्यूल ट्रायोस बनता है उस केल्विन साइकिल के दौरान, जो जिसकी डिटेल भी मौजूदा आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल वर्ड्स में फिलहाल यहाँ पे आप ये नोट करेंगे कि NADPH का रोल होता है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, while ATP is used to incorporate energy। तो जाहिर है रिडक्शन का अमल होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जाइज भी करेगा ATP मॉलिक्यूल। जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनको यकीनन जैसे ग्लाइको इसमें G3P मॉलिक्यूल बनने में केल्विन साइकिल में इंटरमीडिएट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे उनको एनर्जाइज करने के लिए ATP मॉलिक्यूल, रिड्यूस करने के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जैसे NADH की जरूरत पड़ेगी, उनके हाइड्रोजन जो होंगे वो रिड्यूस करेंगे। इसी तरह से एक टर्म भी इस्तेमाल होगा इसमें, जैसे एक है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जब यही इसका कार्बन पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट या हिस्सा बन जाता है तो उसे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। तो कार्बन फिक्सेशन तो पहला ही स्टेप होता है। उसके बाद जैसे ये सारी हम कार्बन डाइऑक्साइड की ओरिजिनल, जैसे हम कहें कि उसकी एक एंटिटी है या कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, जस्ट उनका जो है कार्बन जो एटम चाहिए था, और देन उसकी फिक्सेशन होने के बाद ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल G3P बनेगा। तो उसको यहाँ पे जैसे जो पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड को
जैसे रिड्यूस करना, ये काम होता है NADPH का। ठीक है, NADPH इज यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट द एनर्जी। NTB बुक के अंदर ये दो जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ NADPH और व्हाट इज द रोल ऑफ ATP इन केल्विन साइकिल, तो उसकी जो है आपके पास ये दोनों जवाब होंगे शार्ट में, बाकी आगे साइकिल में मौजूद। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिलेटेड ट्रायोस कार्बो G3P ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट। फास्फोरिलेटेड लफ्ज का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर फास्फेट ग्रुप की एडिशन होती है। G3P ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट। ट्रायोस जैसे एक शुगर है, 3 कार्बन है, ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट यानी कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप जो अटैच होता है। G3P मॉलिक्यूल ऐसे दो होंगे, जैसे 6 CO2 है, 3 CO2 से एक ट्रायोस बनता है, 3 CO2 से एक दूसरा ट्रायोस बनेगा, तो ट्रायोस प्लस ट्रायोस हेक्सोस बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि फाइनली CO2 इज कन्वर्टेड, हाउ मेनी CO2, 3 CO2 से 1 G3P मॉलिक्यूल बनेगा, 3 CO2 से 1 G3P मॉलिक्यूल बनेगा, देन G3P प्लस G3P एक हेक्सोस शुगर बनेगा। ये ट्रायोस शुरू में केल्विन साइकिल के अंदर डायरेक्टली जैसे हेक्सोस शुगर नहीं बनता है, उसमें ट्रायोस शुगर बनता है जिसका नेम है G3P। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 G3P बनेगा, दूसरे 3 CO2 आएंगे तो उसके अंदर एनदर जो एक G3P मॉलिक्यूल बनेगा, तो इस तरह से हेक्सोस शुगर बनेगा। इसी हेक्सोस शुगर से आगे डाइसैकराइड सक्रोज भी बनेगा, इसी से आगे जो है स्टार्च भी बन सकता है, इसी से आगे इनमें प्रोटीन्स हैं और कंपाउंड्स जितने भी होंगे वो सब इस G3P के बाद जो आगे सब चीजें बनेंगी। ठीक है, तो फाइनली CO2 इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिलेटेड ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट दैट ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट जिसे G3P कहते हैं, विच आर लेटर यूज्ड टू मेक ग्लूकोज, जो आगे ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होंगे। जैसे 3 CO2 से क्या बना, 1 G3P मॉलिक्यूल बना, इसी तरह से जो दूसरे 3 CO2 है, दूसरे CO2 है उसमें भी 1 G3P मॉलिक्यूल बना। G3P प्लस G3P इज ग्लूकोज जो एक हेक्सोस शुगर है। तो इस तरह से जो है हेक्सोस शुगर बनता है, इस तरह से हेक्सोस शुगर बनता है। डार्क रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक केल्विन साइकिल आर C3 पाथवे। जैसे हमारे PMC के सिलेबस में C3 C4 या ऐसे पाथवे नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट एक नेम है C3 पाथवे। क्या होता है, C स्टैंड्स फॉर कार्बन। जैसे कि आपको पता है कि अब हम थोड़ी देर के बाद केल्विन साइकिल को जब डिस्कस करेंगे तब आप जैसे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जब इनपुट होती है केल्विन साइकिल के अंदर, जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नेम है RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड प्लस 1 CO2 आएगा, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, बट 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल है, फौरन ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे, जैसे 2 होंगे, तो 2 यानी 6 डिवाइड हो गए, ब्रेक हो गए 3 कार्बन कंपाउंड में। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ऐसे केल्विन साइकिल को हम कहेंगे C3 साइकिल कहेंगे। C स्टैंड्स फॉर कार्बन, जैसे 3 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोग्लाइसरिक एसिड। फास्फोग्लाइसरिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है केल्विन साइकिल के दौरान, जो है वो पहला फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इस वजह से ऐसे साइकिल को कहते हैं C3 साइकिल कहते हैं। HTB में C4 और केम प्लांट की डिटेल है, बट PMC के सिलेबस में जैसे C4 प्लांट का और केम प्लांट का पाथवे का जिक्र नहीं। तो यानी डार्क रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, द केल्विन साइकिल आर C3 pathway. However, in some plants, in addition to Calvin cycle, another metabolic pathway is also involved called as C4 pathway. C4 pathway, but ultimately उन pathway का मकसद ही यही होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस जैसे आती है किसमें, वही कैल्विन साइकिल वही सेम फिनोमेना सेम होगा, बट फिक्सेशन का जो तरीका जैसे वो अलग होता है C3 और C4 में। आपको पता है कि जैसे ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करना होता है एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में, जैसे C3 प्लांट्स हैं उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रांसपायरेशन अगर ज्यादा हो तो फोटो जैसे उनके जो स्टोमेटा है उनको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट नहीं होगी, अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक एनदर प्रोसेस होता है जिसका नेम होता है फोटो रेस्पिरेशन, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसका प्लांट को कोई फायदा नहीं है, कोई यील्ड नहीं होती है। उसको अवॉइड करने के लिए जैसे C4 मैकेनिज्म आती है,
तो यानी इतनी डिटेल हमारे पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। जैसे पॉइंट बताई गई है कि ये जनरली केल्विन साइकिल C3 साइकिल, द प्लांट्स इन विच ओनली केल्विन साइकिल अकर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड C3 प्लांट्स। ऐसे प्लांट को C3 प्लांट्स कहते हैं, जनरली दे आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब जैसे हम इसको ओवरऑल जो साइकिल है केल्विन साइकिल, हम इसको देखेंगे केल्विन साइकिल के अंदर कौन से प्रोसेस और फिनोमिना है। जैसे एक जनरली जैसे व्यू ले लें, ये जैसे केल्विन साइकिल है कहाँ पे हो रहा है, केल्विन साइकिल जो है जैसे आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा पोर्शन है उसके अंदर हो रहा है। इसमें इनपुट क्या है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी क्रिया क्या प्रेजेंट है इस साइकिल के अंदर। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने जैसे क्रैब साइकिल के अंदर पढ़ा था OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट था। 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए की इनपुट हुई थी, तो उसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड जो बना था। आप स्टूडेंट्स को याद होगा सिट्रिक एसिड, इस वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। आप स्टूडेंट को ये पॉइंट याद है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पहला स्टेप होता है, इसी पहले स्टेप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड, जिसे कहेंगे RUBP कहेंगे, राइबोलोज बिस्फास्फेट। और यही इसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। इसे RUBP को ही कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सेप्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है जिसका नेम है रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसका नेम होगा PGA, फास्फोगिलाइसेरिक एसिड। इसी वजह से C3 जो साइकिल जो प्लांट का नेम आया इस 3 कार्बन कंपाउंड की वजह से आया। तो आप यकीनन सोचेंगे कि ये 5 है कार्बन और ये 6, तो 6 कार्बन कंपाउंड क्यों नहीं बना, बनता है। 5 कार्बन प्लस 1 जो है 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, 3 4 5 एंड 6। बट ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से फौरन जो ब्रेक हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे, हर एक के अंदर जो है 3 कार्बन होते हैं। तो इस तरह से जो है ये 6 कार्बन से 3 कार्बन जो कंपाउंड बना, स्टेबल कंपाउंड बना, उसे हम कहेंगे फास्फोगिलाइसेरिक एसिड RPGA। तो इस अमल को, इस छोटे से स्टेप को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। ये पहला स्टेप होता है। ये कार्बन फिक्सेशन का अमल हुआ जिसकी रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे एंट्री हुई है, इनपुट हुई है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में PGA मॉलिक्यूल बना, इस अमल को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप होता है उसे हम कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ATP और NADP जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज होता है। रिड्यूस किस में करेंगे, G3P मॉलिक्यूल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वजूद नहीं रहा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड खुद इनऑर्गेनिक थी, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट बन गया जिसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। इस अमल को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। बट अब ये PGA जो है, PGA जैसे सबसे पहले एनर्जाइज किया किसने, ATP मॉलिक्यूल ने। NADPH ने जैसे इसको रिड्यूस किया किसमें, G3P। इस अमल को हम कहेंगे रिडक्शन। इस स्टेप को हम कहेंगे, ये जो फेज है इस फेज को हम कहेंगे रिडक्शन। जैसे ये था कार्बन फिक्सेशन फेज, ये है कार्बन फिक्सेशन फेज जिसमें इनऑर्गेनिक कार्बन थी, इनऑर्गेनिक कार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट और हिस्सा बन गई जिसे हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। बाय द वे आपने केमिस्ट्री के अंदर कार्बन फिक्सेशन यकीनन पढ़ा होगा। कार्बन फिक्सेशन का मतलब ही यही होता है, इनऑर्गेनिक जो कार्बन होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट, हिस्सा, उसके जो कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, उससे हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन कहेंगे। रिडक्शन जैसे उसमें सबसे पहले ATP मॉलिक्यूल है, जैसे ये इनको एनर्जाइज करते हैं और देन क्या होगा, NADPH के अंदर जो H जो है जैसे उसको रिड्यूस करते हैं इसी मॉलिक्यूल को, देन एक G3P मॉलिक्यूल बन जाते हैं। G3P मॉलिक्यूल इज अ ट्रायोस शुगर। तो यानी जैसे 3CO2 आएंगे, 3CO2 तो उसमें 1 G3P मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहेंगे ट्रायोस शुगर। इसी तरह से जो इक्वेशन में आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने यकीनन देखी होगी, 6CO2 है तो 3CO2 से 1 G3P, 3CO2 से एक अनदर G3P, G3P प्लस G3P क्या बनेगा, यकीनन G3P प्लस G3P एक ग्लूकोज जो है हेक्सोज मॉलिक्यूल बनेगा। G3P प्लस G3P एक हेक्सोज मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से जो है एक हेक्सोज मॉलिक्यूल, इसी हेक्सोज मॉलिक्यूल में आगे जो सक्रोज भी बन सकते हैं और आगे जैसे आपको पता है स्टार्च है या अदर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो सब इस G3P से बनते हैं।
अब तीसरा जो फेज आर स्टेप क्या है, वो होता है रीजनरेशन का होता है। वो फेज आर स्टेप होता है उसे हम कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन किसकी, यानी ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन, जिसे G3P मॉलिक्यूल कहते हैं, इसमें से वापस 5 कार्बन कंपाउंड बन जाए, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। 3 कार्बन कंपाउंड में से 5 कार्बन कंपाउंड बन जाए, वापस वही इनिशियल जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर था, उसे हम कहेंगे G3, इसे कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे। रीजनरेशन के दौरान भी जैसे 3 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और इसी तरह से हम फाइनली और आखिर में हम एक काउंट भी बनाएंगे कि कितने एटीपी एक केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए जरूरी होते हैं और कितने NADPH केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए जरूरत होती है। प्लस में इनकी एक सीक्वेंस है जो हम साथ साथ में क्वेश्चन का पैटर्न भी देखेंगे कि इस केल्विन साइकिल में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमने लाइट रिएक्शन के अंदर देखा कि उसमें एक पाथवे आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पाथवे है, जैसे PS2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज थियोफाइटिन, देन PQ के बाद जैसे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1, और देन FD NADP इज रिड्यूस टू NADPH। इसी तरह से आपको पता ये भी होना चाहिए कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP, और ये भी आपको नोट करना चाहिए कि इसमें वाटर की स्प्लिटिंग से क्या क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे स्प्लिट से वो कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन का क्या रोल होगा, और इसी तरह से फाइनली जैसे वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बने। तो इसी तरह से सेम पैटर्न के तहत आप इनको क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जैसे ये पहला स्टेप जैसे कार्बन फिक्सेशन है, उसमें क्या होता है, एक्सेप्टर क्या है, इनपुट क्या है, और जैसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, किस एंजाइमेटिक जैसे रिएक्शन या एंजाइम की वजह से होता है। और ये एंजाइम वाला रुबिस्को वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार नहीं मेनी टाइम ये क्वेश्चन आया है, जिसमें RuBP ये रिएक्टेंट है 3CO2 प्लस RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रुबिस्को। प्रोडक्ट क्या बनी इनकी, यकीनन जो है PGA, एक स्टेबल कंपाउंड जो है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होगा PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। PGA और G3P में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, PGA और G3P अलग अलग चीजें। ये है फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसे भी कहते हैं ट्रायोस फास्फेट, TP भी कहते हैं, इसके कई और भी नेम है, ट्रायोस फास्फेट भी कहते हैं, फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड भी कहते हैं, फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड जैसे PGAL भी कहते हैं, G3P भी कहते हैं, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट भी कहते हैं। बट ये है फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, या ग्लाइसरेट कहते हैं, ग्लाइसरिक एसिड और ग्लाइसरेट, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो इनमें डिस्टिंग्विश थोड़ा आप नोट करेंगे, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट की यही कंफ्यूजन होती है कि PGA और G3P में एक बहुत ही बड़ा, और मोर ओवर STB के अंदर भी ऐसा है कि किन किन जगहों पे जैसे गलतियां हैं टाइपिंग में या वर्ड्स जो करेक्शन नहीं हुई है, इस वजह से वो अभी तक जो स्टूडेंट के जहन में यही कंफ्यूजन चलती आ रही है कि सही किस जगह पे है, सही कौन सा मॉलिक्यूल है किस जगह पे। सही यही है, G3P मॉलिक्यूल ट्रायोस फास्फेट है जिसे TP कहते हैं, और ये है PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड और फास्फोग्लाइसरेट भी कहते हैं PGA, और ये है G3P। फर्क है, G3P इसके अलावा और कोई नहीं है, G3P ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड ट्रायोस फास्फेट TP भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसे केल्विन साइकिल के दौरान जैसे G3P मॉलिक्यूल 1G3P और आगे जाके हेक्सोन बनना। तो हम बात कर रहे थे रीजनरेशन पे, तो आप यकीनन सोचेंगे कि ये G3P मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो है वापस 5 कार्बन कैसे बनेगा। यकीनन तो इसमें आप जैसे छोटी सी एक फिगर है कि 5 ऐसे कंपाउंड होते हैं, और उसमें से 3 जो RuB पे बनेंगे, जैसे 5 जो वो कैसे होंगे वो सब आगे डिस्कस करते हैं। बट ये सिंपल वर्ड्स में आप फिलहाल अगर यहाँ तक आप जैसे पढ़ें, नोट करें या समझें कि यानी G3P मॉलिक्यूल से वापस RuBP बनने के अमल को हम कहेंगे कि ये रीजनरेशन है। तो ओवरऑल केल्विन साइकिल को हम 3 फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। 3 फेजेस कौन से हैं, नंबर 1 जैसे कार्बन फिक्सेशन का, नंबर 2 रिडक्शन का है, और नंबर 3 जो है रीजनरेशन का फेज है। रीजनरेशन में वापस RuB, और आउटपुट क्या मिली, आउटपुट मिली 1G3P मॉलिक्यूल इस ऐसे
टू टाइप, जैसे 3CO2 से 1G3P मॉलिक्यूल, 3CO2 से अनदर G3P मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली एक जो है हेक्सो शुगर बनेगा। अब हम हर एक स्टेप को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप है कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे रिडक्शन के अंदर क्या होता है, और यही जो पॉइंट्स होती हैं जो टेस्ट में आपको काम देंगी, यानी एमसीक्यू वगैरह समझने में, हर एक स्टेप को हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे एनटीबी बुक के अंदर आप देखेंगे केल्विन साइकिल की हेडिंग है, केल्विन साइकिल टर्म इज अप्लाइड टू द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन in which carbon dioxide is reduced to G3P molecule. G3P molecule, glycerolaldehyd 3-phosphate, phosphoglycerolaldehyde, PGL, G3P. These reactions have been explored by Melvin Kelvin. एक ही पर्सन है मेल्विन कैल्विन, या सिंपली इसको कैल्विन साइकिल से नाम लिया आया है यूएस से। ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये हमारे एसटीबी वगैरह में नहीं है, किसी बुक में नहीं है। एंड को-वर्कर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, Melvin Kelvin won the Nobel Prize in 1961 for this work. Kelvin cycle can be divided into 3 phases। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, जैसे हम कार्बन फिक्सेशन कहेंगे, रिडक्शन, और नंबर 3 रीजनरेशन है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन एक्सेप्टर। कार्बन एक्सेप्टर क्या होगा? यकीनन कार्बन एक्सेप्टर RUBP है। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन है, एनटीपी में जो पेज नंबर 85 पे मौजूद है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पहले स्टेप पे जाएंगे। पहले स्टेप यानी यकीनन कार्बन फिक्सेशन के अंदर क्या होगा, यानी जैसे आपको पता है रिएक्टेंट में, जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्टेंट में जैसे CO2 रिएक्टेंट है, तो ये कैल्विन साइकिल में जब इसकी जो है जैसे इनपुट होगी तो क्या बनेगा। तो इस तरह से जो पहले स्टेप में जैसे ये स्टेप होगा, इसे हम कहेंगे फिक्सेशन का है। तो वन ऑफ द की सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस इज 5 कार्बन फास्फोरिलेटेड जो शुगर है, जिसका नेम है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या RUBP। सिंपल टर्म्स में RUBP कहेंगे और राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड आते हैं। इट इज जनरली रेफर्ड एज कार्बन एक्सेप्टर। कार्बन एक्सेप्टर क्यों? सबसे पहले जैसे इनपुट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब ये कैल्विन साइकिल में आता है तो इसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टर जो है, ऐसे जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का जैसे रोल है, वही सेम इस जैसा यहाँ पे रोल है कि यानी इसको कैल्विन साइकिल में इनपुट जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसको एक्सेप्ट करने वाला ये RUBP होगा। ठीक है। एंड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है रुबिस्को, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बट पूरा नेम है इसका राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कार्बोऑक्सिलेज भी है एज वेल एज ऑक्सीजनेज भी है। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर जैसे ये दोनों रिएक्शन बताए गए, जब कार्बोऑक्सिलेज होगा तो अल्टीमेटली उसमें G3P मॉलिक्यूल बनता है, अल्टीमेटली G3P मॉलिक्यूल बनता है रिएक्शन में आगे जाके। बट जब ऑक्सीजनेज होगा तो यकीनन उसमें जैसे ऑक्सीजनेज है तो उसमें G3P मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। फोटो रेस्पिरेशन का अमल होता है जिसमें कोई यील्ड या प्रोडक्ट नहीं बनेगी, एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जब ऑक्सीजनेज के तौर पे रोल ये परफॉर्म करता है। चंद दिन पहले जैसे हमने जैसे एंजाइम की स्ट्रक्चर के हवाले से या उसके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से हम पढ़ रहे थे, तब ये हमने पढ़ा था कि जैसे कील ऑफ मॉडल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, ओनली वन, एक जैसे कैटालिसिस होगी किसी भी वन सबस्ट्रेट की। जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो बताया कि नहीं, एक ही जैसे एक्टिव साइट इतनी जो फ्लेक्सिबल है उसके अंदर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट भी आ सकते हैं। तो देखें ये एक ऐसा एंजाइम है जिसमें इसकी जो सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड भी है एज वेल एज जैसे आप देखें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो बहरहाल रुबिस्को एंजाइम। 3 intermediate molecules of 6 carbon are formed during this reaction। 3 और 6 कार्बन, जैसे आपको पता है कि जैसे 3 जो है RUBP मॉलिक्यूल है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो ऐसे 3 मॉलिक्यूल है, हर एक के अंदर 5 कार्बन है। तो यानी रिजल्ट क्या होगी, जैसे ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो हुए 5 ये प्लस 1 जो है ये CO2 वाला कार्बन, तो ये 6 कार्बन जो कंपाउंड बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, फौरन ये जो है ब्रेक हो जाएंगे, हर एक में
3 कार्बन कंपाउंड में, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होगा। तो इस तरह से जो क्या होगा कि हर एक जो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा वो इंटरमीडिएटली देन जो क्या होगा हर एक के अंदर जैसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, हर एक के अंदर जो है 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। दीज मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। जो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, जैसे 3 RuBP है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 3 जो 6 कार्बन के बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 मॉलिक्यूल बने, हर एक के अंदर 6 कार्बन है बट ये अनस्टेबल है। 3 जो ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे जिनमें 6 कार्बन है बट ये अनस्टेबल है। रिजल्ट क्या होगी, हर एक के अंदर जैसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, हर एक के अंदर 3 कार्बन होगा, जिससे हम कहेंगे फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 3CO2 जैसे थे ना, 3CO2 प्लस 5 कार्बन का RuBP, तो यकीनन जैसे एक 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए बट वो ब्रेक हो जाता है। These molecules are unstable and exist for a short time and they cannot be isolated. Each 6 carbon breaks down to form 2 molecules of 3 phosphoglycerate 3PGA। जैसे आप देखें G3P और PGA में फर्क है। ये जो है पहला स्टेबल कंपाउंड जो कैल्विन साइकिल के अंदर होता है वो 3 कार्बन है, इसका नेम है 3PGA। 3 phosphoglycerate or 3 phosphoglyceric acid, a phosphorus containing compound with 3 carbon atoms. Since carbon of inorganic compounds became